हेलो एवरीवन। आईबीपीएस क्लर्क में जो स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है, मैंने उनके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने को बोला था। तो आज में रीअरेंजमेंट जो पैराजंबल आता है उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए, आप जैसे मान लीजिए पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, सारी लाइंस, लेकिन आपको पूरा क्लियर नहीं हो रहा, उसके कुछ वोकैब्स ऐसी हैं, कुछ आपको आधा अधूरा तो समझ आ रहा है, आधा अधूरा समझ नहीं आ रहा। तो उस तरह से कैसे हम उसको अप्रोच कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको सही तरीके से लगा सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बेसिक बताती हूँ। पैराजंबल लगाते टाइम सबसे पहली चीज है, कुछ पॉइंट्स हम ग्रामर के अगर याद रखेंगे तो हमें इजी होगा वो लगाना। जैसे मान लीजिए कोई प्रोनाउन आया, जैसे आपको आया इट इज, तो हमें पता है किसी लाइन में अगर इट आ रहा है तो उसका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं दिया होगा। मान लीजिए कोई कंजंक्शन ऐसा आ रहा है, जैसे कि अगर मुझे कहीं से स्टार्ट हुआ अब एंड ब्यूटीफुल, कहीं से कोई पॉइंट ऐसे स्टार्ट हुआ, तो एंड ब्यूटीफुल से मतलब है कि एंड हमेशा दो बराबर एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन उनको जोड़ता है। अगर एक तरफ ब्यूटीफुल आया है तो दूसरी तरफ उसका कोई ना कोई पार्ट, कोई एडजेक्टिव का ही पार्ट उसमें छूटा होगा, हम उसको आपस में कनेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी कंजंक्शन आई है या कोई ऐसी प्रेपोजिशंस आई है जो हमें पता होती है एक दूसरे से कोरिलेट होती है। मान लीजिए नॉर आया है तो नीदर से कनेक्ट हो सकता है, या नॉर आया है तो पहले उसके बारे में एक पॉइंट दे दिया होगा, ना तो ऐसा होता है और ना ऐसा होता है ना। मान लीजिए कहीं पे मोर ओवर आया है तो मोर ओवर मुझे पता है कि कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन उस चीज के बारे में पहले दी गई होगी और मोर ओवर उसी इंफॉर्मेशन को रिकनेक्ट किया गया होगा। अब मान लीजिए कहीं ही आया है किसी सेंटेंस में और ही के बारे में ऐसे बताया जा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं सब्जेक्ट होगा ना, और सिंगुलर होगा। तो मुझे वो सब्जेक्ट ढूंढना है कि वो सब्जेक्ट किस पॉइंट में होगा और उससे मैं ही को कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ, कौन सा व्यक्ति दर्शाया गया है जिससे मैं उसके बारे में आगे की बातें कह सकूं। ठीक है, यानी कि ग्रामर के छोटे छोटे से पॉइंट अगर आप कनेक्ट करते हो तो हम रीअरेंजमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। और हमें पता होता है कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, स्पेशली कंजंक्शन से तो स्टार्ट होगा नहीं, बट बिकॉज मान लीजिए बट से कोई स्टार्ट हो रहा है, कोई ऐसी लाइन है जो बट से, तो हमें पता है बट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं, है ना कोई सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है। तो हम छोटे छोटे ग्रामर के रूल्स को कनेक्ट करते हुए, यानी हमारा आधा लर्निंग पोर्शन कवर हो, आधा अगर हमारा ग्रामर कवर हो, तो हम दोनों का मैच करके रीअरेंजमेंट को ठीक से कर सकते हैं। अब मैं छोटे छोटे से टिप्स आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू दूंगी। ठीक है, ये वीडियो हो सकता है आप एक नहीं दो बार में समझ पाओ, आपको दो बार देखना पड़े, लेकिन अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया दो बार में ना, तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर होंगे कि हम उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। और स्पेशली मैं वीक स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, जिनको बहुत कोशिश के बाद भी पूरा अर्थ, पूरा मीनिंग समझ में नहीं आ पाता है और अब इतना टाइम ही नहीं है हम कि इसको समझ सकें। तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, देखिए आपके सामने एक पैसेज दे रखा है, ठीक है ना। पैसेज में पहला वर्ड है वन एविडेंस। मान लीजिए आपको कोई भी वोकैब ऐसी है बीच बीच में जो नहीं पता। One evidence of this is that many highly intelligent people are very low on creativity. ठीक है ना। तो अगला पहले पढ़ लेते हैं सब। In other words, they may find replicating a process very easy but creating a process difficult. तीसरा पढ़ेंगे, but it is unfortunate that in many organizations these replicators are rated high and promoted over creators. चौथा, intelligence and creativity are two different things. पांचवा, they may understand the things very fast but are poor any new thing is to be developed. अब मान लीजिए मैंने ये पूरा पढ़ लिया, लेकिन मुझे दिमाग में नहीं आया कि भाई क्या पूरा अर्थ है और क्या पूरा सिनेरियो। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि किसी के बारे में बात की जा रही है कि कोई इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है जितने क्रिएटर्स इंटेलिजेंट होते हैं, नई चीज करने में नहीं होता, अदर इंटेलिजेंट हो सकता है। मुझे कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई। अब मैं इनमें से देखूंगी तो सबसे पहली चीज है वन एविडेंस ऑफ दिस। इसका एक एविडेंस ये है, किसका? पहला सेंटेंस ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा, इन अदर वर्ड्स। क्या आपको लगता है इन अदर वर्ड्स यानी कि कोई अन्य भाषा में या अन्य शब्दों में, क्या यहां से स्टार्टिंग होगी? इन अदर वर्ड्स का मतलब पहले कोई ना कोई बात कही गई है, छोड़िए इसे। बट इट इज, बट का मतलब है लेकिन, इसका मतलब है कोई ना कोई पहले बात कह दी गई है ना, ये भी पहला नहीं होगा। इसके बाद हम आते हैं इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, और अगला वाला है दे में अंडरस्टैंड। दे में कौन? इसका मतलब पहले कोई सब्जेक्ट आया होगा ना। दे में का मतलब है कोई ना कोई सब्जेक्ट आया होगा, उनके बारे में तो दे का यूज कर रहे होंगे। तो कंफर्म हो गया डी के अलावा हमारे पास कोई भी फर्स्ट करने को है ही नहीं। समझ में आई ना बात? तो मैंने सबको देखा, ये बट इट इज, बट का मतलब लेकिन, इन अदर वर्ड्स और शब्दों में कहा जा सकता है, तो ये तो किसी को कनेक्ट कर रहे होंगे ना, पहला नहीं हो सकता। तो हमारे पास पहला टेंस आ गया, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है भाई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसमें भी दे लग रहा है। अब दे का मतलब लोगों से होगा ना। अब यहाँ पे तो इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की बात हो रही है,
अब यहाँ पे क्या बोला, दे में अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कौन करेगा, व्यक्तियों के बारे में बात हुई होगी, तो इसका मतलब है दे को तो तब कनेक्ट करेंगे जब व्यक्तियों के बारे में बात हुई होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब है दे में अंडरस्टैंड वो समझेंगे, कौन समझेगा अभी हमें पता ही नहीं है, तो सेकंड ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन दीज रेप्लिकेटर्स, ये रेप्लिकेटर्स जो होते हैं, कौन से रेप्लिकेटर्स, कोई भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट से आप उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। भाई एक बात बताइए कि बट ये अनफॉर्चुनेट है कि मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो रेप्लिकेटर्स होते हैं, तो अभी तो इनका चर्चा ही नहीं आया है ना, इसका मतलब ये भी सेकंड नहीं हो सकता। अब मैं पढ़ूंगी इन अदर वर्ड्स दे में रेप्लिकेटिंग, कौन दे में, किसी के बारे में अभी कुछ आया ही नहीं है। अब मैं अगर पढ़ूंगी वन एविडेंस ऑफ दिस दैट मेनी हाईली इंटेलिजेंट पीपल आर वेरी लो ऑन क्रिएटिविटी, यहां से हुआ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि दे में, कौन में, हमें पता ही नहीं था दे किसके बारे में बात हो रही है। बट इट इज अनफॉर्चुनेट कि मेनी ऑर्गेनाइजेशन में दीज रेप्लिकेटर्स, कौन से रेप्लिकेटर्स अभी आए ही नहीं है, और इसमें भी दे में अंडरस्टैंड वो समझेंगे, कौन समझेगा, अभी कुछ हमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिला। और एक पहला ये मिल चुका है, दूसरा सब्जेक्ट हमें मिलेगा वेरी इंटेलिजेंट पीपल, प्यूपल के बारे में दे बोला गया होगा, यहीं पे आके हमें सब्जेक्ट मिला, बाकी किसी में सब्जेक्ट था, बाकी किसी में प्यूपल थे, लोग थे, क्योंकि हमें दे में अंडरस्टैंड वो समझते हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति समझता होगा ना, और व्यक्ति हमें कहाँ आके मिले, यहाँ आके, तो मुझे समझ में आ गया डी के बाद कौन सा आ जाएगा, ए, ठीक है। चलिए भाई, अब वन एविडेंस ऑफ दिस दैट मेनी हाईली इंटेलिजेंट पीपल आर वेरी लो ऑन क्रिएटिविटी, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश हम सबको समझ में आएगी, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल जीरो लेवल पे आप तैयारी कर रहे होंगे। हाँ, तो हाईली इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं वो क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी कुछ नया बनाने में लो होते हैं। अब हमें समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हाँ भाई, अब या फिर ये आ सकता है या फिर ये, अब हमारे पास दो तो आ गए ना। अब यहाँ पे आपको बोल सकते हैं दे में अंडरस्टैंड द थिंग्स वेरी फास्ट बट आर पुअर इन एनी न्यू थिंग्स टू बी डेवलप्ड, और एक दे रखा है इन अदर वर्ड्स दे में फाइंड रेप्लिकेटिंग ए प्रोसेस वेरी इजी बट क्रिएटिंग ए प्रोसेस डिफिकल्ट। तो यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखिए, और फिर एक रेप्लिकेटिंग शब्द ये आ गया, दीज रेप्लिकेट्स, इसका मतलब है इसके जस्ट बाद तो ये वाला आ जाएगा कि, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि मैंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो रेप्लिकेटर्स होते हैं वो हाई रेट होते हैं और क्रिएटर्स के ऊपर प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है ना। और रेप्लिकेटर्स कहाँ थे, इस वाले में, इन अदर वर्ड्स दे में, अच्छा इन अदर वर्ड्स और शब्दों में वो करेंगे, तो प्यूपल यहाँ से शुरू हुआ था ना, तो प्यूपल के लिए सिंपल दे तो यहीं से आएगा ना, दे में जब हमने कुछ बोल दिया कि जो लोग हैं वे ऐसा करते हैं, वो ऐसा समझेंगे, और दूसरे शब्दों में वे ऐसा करेंगे, तो जब दूसरे शब्दों में कब करेंगे, जब पहला शब्द आ गया होगा, यानी कि प्यूपल के बारे में दे दिया होगा, और जब हम बोलेंगे कि दूसरी भाषा में, देखिए मैंने पूरा पूरा अर्थ ही नहीं निकाला, अभी तक हमने इस पूरे का अर्थ नहीं निकाला है, मैं केवल आपको ग्रामर से कनेक्ट करके बता रही हूँ। अब आपने ये देखा कि भाई इंटेलिजेंट पीपल आ गया, अब इन दोनों में पहले क्या आना चाहिए, दे इसमें भी है, दे इसमें भी है, लेकिन दे से पहले इन अदर वर्ड्स और शब्दों में कहा जाए, तो और शब्दों में कहा जाए तो दे यहाँ भी है यहाँ भी है, तो पहले भाई नॉर्मल शब्दों में कहा जाएगा, फिर दूसरे शब्दों में कहा जाता है, तो पहले ई आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए, और सबसे लास्ट में जो बचा वो तो सी हो गया, कि जो इसके बाद रेप्लिकेटिंग के बाद ही। तो छोटी छोटी सी चीजें कनेक्ट करके आप छोटी छोटी सी चीजें ध्यान में रखिए कि दे आया होगा तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, अंडरस्टैंड की बात आ रही है, समझने की, जानवर तो समझेगा नहीं, चीजें तो समझेंगे नहीं, तो दे, अब वो सब्जेक्ट हमें ढूंढ के निकालना है उसके जस्ट। अब हमारे पास दो, दे दो में आया है, लेकिन इसमें अदर वर्ड्स में बोला गया है, तो उससे पहले कोई बात कही गई होगी। इस तरीके से आप चीजों को कनेक्ट करोगे, पूरा अर्थ ना निकालने के बाद भी आप उसे सही कर लोगे। और अब हम देख लेंगे फिफ्थ सेंटेंस कौन सा है, फिफ्थ भाई सी है, तो सी का हो जाएगा सी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ, फोर्थ का हो जाएगा बी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फर्स्ट, फर्स्ट का हो जाएगा डी, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड, ई। दीज आर द आंसर्स, ठीक है। देखिए चलिए अगला टाइप में आपको समझाती हूँ। टाइप क्या मतलब, ये छोटे छोटे से ग्रामर के पॉइंट याद रख के वी कैन डू इट बेटर, है ना। चलो भाई अगले में हम आ जाते हैं, कैसे, अब इन चीजों को जरा पढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिक्रीजिंग, ये भी एक तरीके से होने को हो सकता है पहला, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, तो नीचे आके देखते क्या बोला जा रहा है। देयरफॉर इट इज अ वेलकम साइन, देयरफॉर यानी कि फिर, यानी कि पूरा टोटल देयरफॉर इसलिए, अब यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ से तो नहीं शुरू होगा। तीसरा पॉइंट, पॉवर्टी अलिविएशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम्स, ये बिल्कुल हो सकता है पॉवर्टी अलिविएशन। यहाँ पे मान लीजिए आपको शब्द का मतलब नहीं पता, लेकिन आपको पता है एक सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज आ रहा है, फिर वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम, एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रामों में से एक है, कुछ भी है, पॉवर्टी अलिविएशन हमें नहीं पता क्या है, बट वो एक प्रोग्राम में से एक है, इसका मतलब ये भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है। ऑल्दो का मतलब हो जाता है यद्यपि,
और हमें पता है यद्यपि से तो शुरू होगा नहीं, ठीक है, यानी ऑल्दो दिस चेंज, हालांकि ऑल्दो से कुछ स्टार्ट हो सकता है, लेकिन दिस चेंज, कौन सा चेंज, किसी के बारे में तो बात पहले की गई होगी ना, ये भी नहीं होगा। द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, इसका मतलब है प्रोग्राम शब्द जुड़ रहा है ना, तो पहले ये वाला आया होगा, उसके बाद ये आएगा, यही से हमें मिल गया, पहला होगा पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है ना, क्योंकि द एक्सटेंट ऑफ दिस प्रोग्राम की एक्सटेंट कौन से प्रोग्राम की, इसकी होगी, तो पहला हो गया सी, और दूसरा होगा इसके बारे में मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्राम, अब इसके बारे में तो बताया जाएगा, द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम कैन बी सेंस्ड व्हेन वी स्टडी द proportion of people below poverty line, तो इस प्रोग्राम के बारे में हम ऐसे समझ सकते हैं। अब हम अगला कनेक्ट करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है ऑल्दो दिस चेंज इज स्लो, कौन सा चेंज स्लो है, अभी चेंज के बारे में तो चर्चा नहीं हुई, तो थर्ड ये तो नहीं हो सकता, इससे पहले कुछ ना कुछ होगा, इसमें पढ़ते हैं, देयरफॉर इट इज अ वेलकम साइन, कौन सा वेलकम साइन, अभी तो कुछ हमें पॉजिटिव सोच मिली ही नहीं, इसमें देखते हैं, द परसेंटेज पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन हैज बीन डिक्रीजिंग, कोई चीज डिक्रीज इंक्रीज हो रही है तभी तो उसमें फर्क आ रहा होगा ना, खुद सोचिए, हमें पूरे का अर्थ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है डिक्रीज हो रही होगी, तभी तो ये चेंज हो रहा होगा, डिक्रीज होने के बाद, बस हमें मिल गया, इसके बाद हमें ए लगाना है, चेंज कहां से हो रहा होगा, डिक्रीज इंक्रीज होगी कोई चीज, और लास्ट में हमें एक, जब डिक्रीज हो रही है पॉवर्टी यानी कि गरीबी, तो हमें ऑल्दो दिस इज चेंज इज स्लो, हालांकि ये स्लो है, धीमा है, लेकिन ग्रेजुअल इट अपीयर्स टू बी कंसिस्टेंट, लेकिन ये एक कंसिस्टेंट है, यानी कि चलने वाला प्रोसेस है, तो एक अच्छा साइन है। फिर तो लास्ट में देयरफॉर, और ये वैसे भी देखिए देयरफॉर हो गया, कॉन्सिक्वेंटली हो गया, ये किसी न किसी चीज के परिणाम होते हैं, तो फाइनली ये ज्यादातर लास्ट में आते हैं। तो आपने देखा इसका भी हो गया, बन गया, ठीक है। अब इसका बन गया विच सेंटेंस शुड बी सेकंड, सेकंड हो जाएगा ई, सॉरी हाँ ठीक है, और फोर्थ हो जाएगा डी, फिफ्थ हो जाएगा बी, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी, सिक्स्थ यानी कि लास्ट हो जाए, सिक्स इसमें कहा था, सिक्स नहीं था, फिफ्थ था, ठीक है ना, तो आई थिंक ऑप्शन गलत है इसमें, क्योंकि 5 ही तो सेंटेंस है, ठीक है, इसको छोड़ो, विच सेंटेंस शुड बी फर्स्ट इन प्रोग्राम, फर्स्ट होगा सी, ठीक है। चलिए भाई अगला देखिए, छोटी छोटी सी चीजें अगर हम नोटिस करेंगे इसमें ग्रामर के कुछ कुछ पॉइंट्स, तो हम इसको पहचान लेंगे कहीं ना कहीं, और मैं ये नहीं कह रही कि 5 में से आपके 5 सही हो, आप कोई भी 2, पहला, लास्ट, बीच का, कहीं, वैसे तो 5 ही लग जाएंगे अगर आप थोड़ी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ना भी लगे तो आप इसमें से 2 से 3 पॉइंट्स निकाल सकते हो। चलिए भाई यहाँ पे क्या है, अब ये यहाँ पे देखिए, इट इज नॉट इवन बिकॉज, ऐसा बिल्कुल भी इसलिए नहीं है, कैसा, पहला नहीं हो सकता, ये छोड़िए इसे। मोरओवर ही कैन नॉट लर्न, मोरओवर का मतलब होता है और, यानी किसी चीज में जोड़ते हुए, तो पहले कोई ना कोई बात आ चुकी होगी, इसे भी छोड़ो, नहीं हो सकता। नॉर इज इट बिकॉज, इज नहीं आएगा, इट इज बिकॉज आएगा, हाँ नॉर इज इट सही है, नॉर इज इट बिकॉज दे विल, ना कि ये इसलिए है, क्या किस लिए है, नहीं आएगा स्टार्टिंग में। इट इज बिकॉज ये इसलिए है, किसी चीज के बारे में बात चल रही है, ये तो समझ में आ गया, किसके बारे में अभी तक हमारे सामने नहीं आया। अगला आया है द रीजन इज नॉट सो दैट, किस बात का रीजन, यहां से भी नहीं शुरू हो सकता। Our citizens will have to learn at least one foreign language, हमें देखो our citizen, ये कहीं ना कहीं बात हो रही थी सिटीजन्स के बारे में और फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के बारे में, यहाँ हमें एक सब्जेक्ट मिल चुका है, इसका मतलब है पूरे चांसेस हैं, पहला ये होगा FNIEF, our citizens will have to learn at least one foreign language, यहाँ से समझ में आ चुका है। अच्छा अब उन्हें एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इसका क्या होगा, इट इज बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन लैंग्वेज, है ना। अब यहाँ पे देखो मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझाऊं, देखो यहाँ पे हमें इट इज बिकॉज ऐसा इसलिए है, उससे पहले हमें इट इज नॉट 2 जगह दे रखा था, तो एक बात को समझ में, आप जनरल कोई बात करोगे, ये इस वजह से नहीं है, ना कि ये इस वजह से है, बल्कि ये इस वजह से है। अगर आप 3 पॉइंट्स को लगातार बिकॉज वाले बोलोगे तो आप खुद अपनी रिदम देखिए, पहले किसे बोलोगे, ना तो ये इस वजह से, ना ये इस वजह से, इसकी वजह ये है, क्रम समझ में आया। इसका मतलब है कि इट इज बिकॉज, नॉर इट इज बिकॉज और इट इज, ये तीनों लगातार होंगे। अब कैसे इनका क्रम होगा, देखो इन तीनों में बाद वाला तो यही होगा, पहले मैं अलग से लगा देती हूँ, डी होगा, क्योंकि इट इज बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड, ये इसलिए है क्योंकि वो समझ नहीं सकते, इसलिए नहीं है, ये ऊपर होगा, ना इसलिए है और ना इसलिए है। अभी किस लिए होगा, देखो नॉर तो बाद में आया होगा ना, पहले एक बार नॉट आ चुका होगा, या तो नॉर नॉट के साथ आएगा या नीदर के साथ आएगा। इट इज नॉट इवन बिकॉज, ना कि ये इसलिए है, नॉर इट इज बिकॉज, ना ही ये इसलिए है। तो एक बात समझ में आ गई,
कि इससे पहले सबसे पहले ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये तीनों लगातार आएंगे, ना ये इसलिए ना ये इसलिए, ये किस लिए, इट इज बिकॉज। ठीक है, यहां से समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हमें ये तो समझ में आ गया, ये तीनों लग गए। अच्छा, मोर ओवर ही, यहाँ पे हमें ही दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, ही के लिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा था, सिटीजन्स, तो मुझे सिटीजन्स तो प्लूरल हुआ, इसका मतलब है ये ही इसके लिए तो नहीं है, हमें एक सिंगुलर नाउन चाहिए जिसके लिए यहाँ पे ही यूज हुआ हो। ही किसके लिए यूज हुआ होगा, एक ही चीज बच रही है ना, नेटिव ऑफ एनी कंट्री, नेटिव का मतलब हो गया एक किसी भी कंट्री का रहने वाला, तो उसके लिए ही तो ही आया होगा। Moreover, यानी कि द नेटिव ऑफ एनी कंट्री इज इमर्स्ड इन हिज ओन लैंग्वेज एंड नेवर सीज इट एज अ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। आपको मान लो नहीं समझ में आया, लेकिन ये पता चल गया यही सिंगुलर एक सब्जेक्ट है, इसके बाद जस्ट ये आएगा क्योंकि ही इसी के लिए होगा। तो यहाँ पे मुझे एक बात और समझ में आ गई कि जी और जी के जस्ट बाद कौन सा आएगा, बी। अब ये हमारे जोड़े लग चुके हैं, अब हम देख लेते हैं किसके बाद क्या आ सकता है। देखिए, अब मैंने सबसे पहले क्या रखा था, अवर सिटीजन्स विल हैव टू लर्न एटलीस्ट वन फॉरेन लैंग्वेज, एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए। उसका कारण क्या है, सबसे पहले हमारा ये आना चाहिए, क्योंकि ठीक है ना, द रीजन इज नॉट सो दैट दे कैन सेल थिंग्स टू, ऐसा रीजन नहीं है कि वो चीजों को बेच सके ब्राजील की ब्राजील में, इसमें आगे और स्टडी जर्मन मेडिसिन बुक्स और अप्रिशिएट दोज ब्यूटीज ऑफ होम दैट आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, ऐसा नहीं है, इसलिए नहीं है, आपको ई लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर रीजन बता दिया तभी तो बिकॉज आएगा। इट इज नॉट इवन, इवन ये इसलिए भी नहीं है। अब आप खुद सोचिए, देखिए नॉर आया था, नॉट से पहले नॉट आया होगा, और इवन आया है तो इवन से पहले भी कुछ ना कुछ उसके बारे में नेगेटिव आया होगा ना, कि इसलिए नहीं है, ना इसके लिए है और ना इसके लिए है। तो इवन शब्द आप कब बोलते हो, इवन ऐसा भी नहीं हुआ, तो इवन ऐसा भी नहीं हुआ का मतलब है आपने पहले सोचा या कहा है कि ऐसा भी नहीं हुआ, और तो और ऐसा भी नहीं हुआ। तो अगर इवन शब्द आया है तो इससे पहले नॉट आया होगा, तो द रीजन इज नॉट, यानी कि इसका कारण ये नहीं है, इवन ये भी नहीं है, और ना तो नॉर ये भी नहीं है, कारण है इट इज बिकॉज, ये इसलिए है। चारों सेंटेंस एक रिदम में लग चुके हैं, तो ई आ गया, और ये तीनों तो हम पहले ही लगा चुके थे, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ये दोनों क्रम में लगी चुके थे, ये हो गया इसका पूरा क्रम, है ना। तो आपके पास 3 बार बिकॉज आया, तो खुद सोचिए कि जैसे आपने 3 बार बिकॉज पढ़ा और इवन पढ़ा, नॉर पढ़ा, आपको पता है नॉट के बाद नॉर लगा होगा, नाइदर के बाद नॉर लगा होगा, ना तो, है ना याद। इवन का मतलब होता है इवन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल इवन ये तक नहीं हुआ, जहां तक ये भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब इससे पहले कुछ ना कुछ उसके बारे में और बताया गया होगा, तो द रीजन इज नॉट, है ना। ये यहाँ पे अगर आपको मोर ओवर ही है, तो ही का मतलब है वहां पे कुछ ना कुछ एक सिंगुलर सब्जेक्ट हमें जरूर चाहिए होगा, अगर ही आया था तो। अब सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें देखा जाए तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, बस नेटिव आया, नेटिव का मतलब है एक व्यक्ति जो रहने वाला उसी के लिए आएगा वो, बस चीजों को कनेक्ट करिए, ग्रामर के थोड़े से पॉइंट्स को समझिए, आप आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप रीअरेंजमेंट्स को लगाएंगे, मैंने देखे कहीं भी अर्थ नहीं पढ़ा, हमें आता ही नहीं है, मान लीजिए अर्थ पढ़ना, हमें सेंस निकालना आ ही नहीं रहा है, लेकिन हमें छोटी छोटी ग्रामर के पॉइंट्स तो पता है ना, बट के बारे में पता है, येट के बारे में पता है, मोर ओवर के बारे में पता है, हाउ ओवर के बारे में पता है, इन अदर वर्ड्स पता है, ये सब छोटी छोटी ही पता है, दे पता है, बस उन सब चीजों को थोड़ा सा दिमाग से कनेक्ट करिए। अब अगली बार से जब आप रीअरेंजमेंट लगाए ना, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगी, है ना। फर्स्ट सवाल छांटने में आपको दिक्कत नहीं होगी, फिर उनको लगाने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से रीअरेंजमेंट को आप, इस वीडियो को एक नहीं चाहे आपको 2-3 बार रिपीट देखना पड़े, आप देखिए, उसके बाद आप में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। बाकी कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट की जो छोटी छोटी चीजें है वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, तब तक के लिए ये फॉलो करिए। 30-35 रूल्स मैंने आपको 20-20 करके बता दिए हैं। आईबीपीएस क्लर्क इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें 2 वीडियोस पड़ेंगे, उसमें 35 रूल्स है, 35 से 50 रूल्स और मैं आपको कल तक बता दूंगी, वो बस देख लीजिए। बहुत ज्यादा अगर आप वीक हो तो इंग्लिश से हटा के फोकस अपना मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा करो, क्योंकि ये आप एवरेज भी कर लो तो बस बहुत है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं हो पाएगा कोई सब्जेक्ट अगर आपका वीक है, तो बस ऑन एन एवरेज पे काम करो, बाकी जो बचेगा आपको लगे इधर से जो मैं कमी कर रहा हूँ वो आप मैथ्स रीजनिंग में पूरा कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे टिप्स ट्रिक्स के साथ। अगले वीडियो में मिलते हैं आपको कुछ नए ऐसे ही अप्रोचिंग वेज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।